नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच? देखिए, अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। बाकी गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की, तो वो फिर श्रीगुप्त का नाम आएगा। बीपीएससी में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। 280 एडी में श्रीगुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना की, जिसको आदिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसको? श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से संबोधित किया जाता है, और बाद में उसने महाराज की उपाधि भी धारण की। किसने? श्रीगुप्त ने। ठीक है। लेकिन अगर आप वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, देन चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आएगा। टाइम पीरियड 319 टू 350 एडी माना जाता है, और ये गुप्त राजवंश के प्रथम शासक भी इनको माना जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण। महाराजा धीराज की, उस समय के राजा ऐसे ही भारी भरकम उपाधि धारण करते थे, और इन्होंने बाद में गुप्त संवत की स्थापना की। ठीक है, गुप्त संवत की स्थापना की 319-320 माना जाता है इसको। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का जो टाइम पीरियड आपने अभी ऊपर देखा, लगभग 30 साल के आसपास रहा, 319 से लेकर 350 के बीच में। तो इस बीच में काफी कुछ काम हुए, और चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के भी जारी किए, और उन्होंने जो लिच्छवी कुल की एक कन्या थी, उनसे विवाह भी किया। वैशाली राज्य उसके बाद उनको मिला। और फिर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो भी चंद्रगुप्त प्रथम का ही नाम आता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सिक्कों पर कुमार देवी की छवि अंकित कराई, जिसके पृष्ठभाग पर दुर्गा देवी का भी आकृति। तो ये सब चंद्रगुप्त के बारे में काफी उपलब्धियां हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन था? तो महेंद्र वर्मन, मेघ वर्मन, यशो वर्मन या फिर शशांक वर्मन? तो करेक्ट आंसर होगा मेघ वर्मन ने ये अनुरोध किया था समुद्रगुप्त से, और ये श्रीलंका का राजा था, समुद्रगुप्त के समकालीन था। बाकी ये जानकारी कहाँ से मिलती, तो ये जो चीनी सोर्स है वहां से मिलता है कि मेघ वर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहार भेजे थे, और एक दूत भी भेजा था, और उसमें अनुरोध किया गया था कि उसको एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए भारत। बाद में समुद्रगुप्त ने अनुमति दी, और अनुमति मिलने के बाद उसने बोधि वृक्ष के निकट ही श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण किया। ठीक है, तो ये मेघ वर्मन के बारे में डिटेल है, याद रखिएगा। शक विजेता किसे माना जाता, तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है शक विजेता। टाइम पीरियड 380 से लेकर 412 एडी तक का, और इन्होंने ही पश्चिमी भारत में यानी उज्जैनी के जो अंतिम शक शासक थे, उनका नाम था रुद्र तृतीय। तो रुद्र तृतीय को चंद्रगुप्त ने ही पराजित किया था, और शकों पर विजय के उपरांत जब उन्होंने उनको हराया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य या विक्रमादित्य या फिर शकारी शकारी की उपाधि धारण की, शकों को हराने के बाद। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए। ठीक है, तो चांदी के सिक्के भी जारी किए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए, हिस्ट्री में टाइम पीरियड थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टाइम पीरियड को रटना मुश्किल होता है। लेकिन अब आप चीज़ों को जब समझना शुरू कर देंगे, हिस्ट्री रटने से कभी नहीं आती है। आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, बस उनको एक लॉजिकल वे में चीज़ों को समझते रहिए। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिस्ट्री भी बिल्कुल एक लॉजिकल सेंस में ही चलती है कि उन्होंने शकों को हराया, तो शकारी उनकी उपाधि। कोई भी ये चीज प्रश्न उठ सकता है कि जो विक्रमादित्य द्वितीय थे, उन्होंने शकारी की उपाधि क्यों धारण की? तो जाहिर सी बात, इसका एक बेसिक आंसर है कि भाई, रुद्र तृतीय को उन्होंने हराया, जो शक शासक था, तो उसके बाद उन्होंने उसकी बेसिक किया, है ना। तो हर चीज का एक रीजन होता है, बस थोड़ा सा खोजने की जरूरत होती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबद्ध है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। टाइम पीरियड 335 से लेकर के 375 एडी का मिलेगा आपको। और अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने इसको स्थापित कराया था, कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में। ठीक है, और इसी स्तंभ लेख पर जहांगीर और बीरबल का भी कुछ उल्लेख किया गया है। तो समुद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, तो श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त द्वितीय है या फिर कुमारगुप्त है? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पहली उपाधि धारण की थी। कब? जब उसने रुद्र तृतीय यानी शक शासक रुद्र तृतीय को हराया था, उसी में उसने शकारी की भी उपाधि धारण की थी।
अगर आप विक्रमादित्य का मतलब समझे क्या होता है, तो विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य, इसका मतलब होता है विक्रमादित्य का। और भी बहुत सारी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की, जैसे कि विक्रमांक धारण किया, परम भागवत धारण किया, है ना। और बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय को अलग अलग नामों से जाना भी जाता था। उनको देवगुप्त के नाम से जाना जाता था, उनको देवराज के नाम से जाना जाता था, उनको देवश्री के नाम से जाना, ये सारी चीजें चंद्रगुप्त द्वितीय से ही रिलेटेड है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो एक अच्छे विजेता थे, उसके साथ साथ एक योग्य कुशल शासक प्रशासक भी थे। अगर आप गुप्त शासकों में देखें तो समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने तथा स्कंदगुप्त, ये तीन शासक ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने किसने? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और स्कंदगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस शासक के संगीत सिक्के के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो थे, और उनकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया उनको, तो ये बताता है कि उनका संगीत के प्रति प्रेम का ये सूचक है। और इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। और बाद में अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया और उनको पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि भी धारण की गई है। एक बार ये प्रश्न आया था यूपीपीसीएस में। और हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्त है, ये काफी सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें समुद्रगुप्त की जो मतलब उपलब्धियां हैं, उनका उल्लेख हरिसेन ने किया। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उनकी जो साम्राज्य प्रसार की नीतियां हैं, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और किसमें कहा था? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को कहा था। बाकी समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। और आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान, फिर जो दक्षिण में यानी दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय समुद्रगुप्त के द्वारा हुई, ये सब उनके प्रमुख सैन्य अभियान थे। अगर आप इनके जो विजय नीतियां हैं, तो उनमें कौन कौन सी थी? तो पहली थी परिचारिका कृत। ये दूसरी जो विजय की नीति थी वो थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इन सब का मतलब होता है। और जो तीसरी नीति थी वो कन्योपायन। ठीक है, तो इसमें तीनों नीतियों से समुद्रगुप्त ने अपने विजय को कंटिन्यू रखा। परिचारिका कृत है, ग्रहण मोक्षानुग्रह है, और फिर कन्योपायन से। क्वेश्चन नंबर 109, गुप्त कालीन रजत मुद्राओं का को क्या नाम दिया गया था? कर्षापण, दीनार, रूपक या फिर निष्क? तो उनको रूपक कहा जाता था। ठीक है, रूपक या ऐसे लिखा जाता था, रुपयक, रुपयक भी कहा जाता था इसी को, या फिर रूपक कहा जाता था। और इन्हें जारी करने वाले प्रथम शासक अगर आप देखें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने पहले ये जारी किया था। और इनसे पहले भी मतलब शक मुद्राओं की भांति ही उन्होंने अपनी रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण कराया था। बाद में गुप्त काल के जो राजा थे, उन्होंने अपनी अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा? तो स्वर्ण मुद्राओं को उन्होंने दीनार कहा। ठीक है, और चांदी की मुद्राओं को रूपक या रुपयक इस तरह से कहा। और गुप्त काल के सर्वाधिक जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो बयाना, जो कि राजस्थान में है, वहां से प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? वरुरुचि, छपड़क, शंकु या फिर अमरसिंह? तो छपड़क जो थे ये फलित ज्योतिष से रिलेटेड थे। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके मतलब नवरत्नों में ये प्रसिद्ध भी रहे। और नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कौन थे? तो उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों के नाम एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? तो वो आता है कालिदास का। दूसरे नंबर पे नाम आता है धन्वंतरी का। तीसरे नंबर पे नाम आता है वराह मिहिर का। ठीक है, और चौथे नंबर पर नाम आता है अमर सिंह का। पांचवें नंबर पर नाम आता है शंकु का। उसके बाद छपणक, और उसके बाद फिर वरुरुचि, उसके बाद बेताल भट्ट, और उसके बाद नाम आता है घटकरपर। ठीक है, तो ये जो नवरत्न थे उनका ये क्रम बिल्कुल सही क्रम है, इसी ऑर्डर में वो लोग थे। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111,
कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अभी हमने ऊपर ही देखा जो नवरत्नों के बारे में डिटेल में पूरा, ठीक है। कालिदास जी के बारे में अगर आप देखें कुछ महत्वपूर्ण चीजें, तो ये संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से भी एक थे, और इनका जो ऑर्डर था वो प्रथम था, वो आपने भी ऊपर ही देखा है। चंद्रगुप्त ने ही कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था? कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था कालिदास को। और कालिदास की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वो आपको पता भी होंगी, पहले से आपने पढ़ भी रखी होंगी, जैसे कि रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतु संहारम है ना। और अगर नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, तो ये इनके नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया? तो वो विलियम जोन्स ने किया था। ये प्रश्न पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। विलियम जोन्स ने इसको ट्रांसलेट किया था। विलियम जोन्स ने कब किया था? 1789 में किया था। 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी। उसी के मतलब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ही इसीलिए हुई थी कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए वो जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 112, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? तो क्रमिक पतन जो था वो गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता था, और गुप्त काल में ही पाटलिपुत्र है, मथुरा है, ऐसे नगर का प्रमुख क्रमिक पतन भी शुरू हुआ, इनका क्रमिक पतन भी शुरू हुआ। और जो संपूर्ण गंगा घाटी था, जो पहले नगर या आप कह सकते हैं जो पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया, और गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल से शुरू माना जाता है। गुप्त शासकों की सरकारी यानी जो दरबारी भाषा क्या थी? तो पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर संस्कृत, तो उनकी संस्कृत थी, ठीक है। मौर्य में आप जाते तो वहाँ पे आपको पाली मिलती, लेकिन अब यहाँ पे गुप्त में आते आते वो क्या हो गया? वो संस्कृत हो गया था। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग, या आप कह सकते हैं गोल्डन एज ऑफ द इंडिया कहते हैं इसको, स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, कला और साहित्य में। और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य द्वितीय थे उनके ही टाइम पीरियड में कालिदास थे, तो कालिदास कौन से लैंग्वेज के थे? वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, है ना। तो संस्कृत ही जो है इनकी गवर्नमेंट लैंग्वेज या इनकी दरबारी भाषा थी गुप्त शासकों की, और संस्कृत ही इस काल में क्या बनी? राजभाषा बनी। क्वेश्चन नंबर 114 है, शतरंज का खेल का उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या फिर भारत में? तो शतरंज का खेल सबसे पहले अगर ओरिजिनेट हुआ तो इंडिया में हुआ, जिसमें पहले 4 खिलाड़ी होते थे। इसका नाम उस समय होता था चतुरंग, ठीक है। तो ये मतलब युद्ध खेलों के रूप में विकसित हुआ था, और बाद में भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लेखित आपको जानते हैं कि एक व्यूह रचना का इसमें संस्कृत का नाम भी है। और गुप्त काल के दौरान ही शतरंज खेल का उद्भव भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 115 है, किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो एरण से, मंदसौर से, जूनागढ़ से या फिर सांची से? तो सती प्रथा का अगर प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य देखें तो 510 एडी में मिलता है। भानुगुप्त का अभिलेख जो कि एरण से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री थी, उसके सती होने का उल्लेख है। और एरण नामक एक ऐतिहासिक स्थान कहाँ पे है? तो एरण जो है ये एमपी में है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो भानुगुप्त का अभिलेख है वो एरण से रिलेटेड है, और इसी में पहला सती प्रथा का उल्लेख गोपराज की पत्नी के रूप में मिलता है। किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? ठीक है, तो फाहियान, सेंगयुन या फिर वेनसांग या फिर इत्सिंग? तो वेनसांग ने की थी भीनमाल की यात्रा। भीनमाल आप ये कह सकते हैं कि गुजरात राज्य की राजधानी थी प्राचीन काल में, तो गुजरात की राजधानी थी भीनमाल, ठीक है। और वेनसांग जो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और उसने भीनमाल की यात्रा की थी। और उसने जो तांग शासक थे उनकी राजधानी चंगन थी, वहाँ से भारत के लिए 629 एडी में प्रस्थान किया था। इसकी जो यात्रा वृत्तांत उन्हें लिखी सी यू की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किसकी है ये? सी यू की, वेनसांग की है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए वारंगल प्रसिद्ध था? तो तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरण के लिए या फिर हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो ये प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्र और उपकरण के लिए प्रसिद्ध था।
वारंगल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ तेलंगाना का पार्ट है वहाँ के लिए। वारंगल का जो किला था वो बना था 1199 एडी में बनना प्रारंभ हुआ था। इसकी नींव डाली थी राजा गणपति ने, ठीक है। और बाद में 1261 में रुद्रमा, आपने नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी ने इसको पूर्ण कराया था, ठीक है। वारंगल 12वीं शताब्दी तक किसकी राजधानी था? काकतीयों की राजधानी था, काकतीयों की राजधानी था वारंगल, ठीक है। और काकतीय के जो शासनकाल में वारंगल हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, पुरुषपुर, कन्नौज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कन्नौज जो था वो मौखरी शासकों की राजधानी थी। अब इस वंश के प्रमुख शासक अगर आप देखें तो आपको मिलेगा नाम हरिवर्मा और आदित्य वर्मा, उसके बाद नाम आता है ईशान वर्मा, उसके बाद नाम आता है ग्रह वर्मा, ठीक है। ये सब मौखरी शासक थे। और कन्नौज का जो प्रथम मौखरी वंश का सामंत कौन था? वो हरिवर्मा था। और इन्होंने 510 एडी तक शासन किया। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जैसे कि हुणों को इन्होंने पराजित किया था और पूर्वी भारत के आक्रमण से उनको बचाया था। तो हुणों को पराजित किसने किया था? तो हरिवर्मा ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियानों को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और फिर विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन के अभियान थे उनको रोका था। नर्मदा नदी के तट पर रही हर्ष, और ये पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो ये चालुक्य शासक था, ठीक है। इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। और पुलकेशिन द्वितीय का जो एह्योल प्रशस्ति और वेनसांग के इस विवरण में युद्ध के साक्ष्य दिए गए हैं। अगर पुलकेशिन द्वितीय का टाइम पीरियड देखें तो 609 से लेकर 642 एडी मिलता है। तो पहला अगर देखें आपकी हर्षवर्धन को किसने हराया तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, जो कि चालुक्य शासक था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर थानेश्वर? तो राजधानी कन्नौज थी। देखिए, राज्यवर्धन की जब मृत्यु हुई उसके बाद हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर से कन्नौज। पहले थानेश्वर राजधानी थी, फिर बाद में उन्होंने कन्नौज जो है वो हस्तांतरित की। और हर्ष का जो एक अलग नाम है वो है शिलादित्य, जिस नाम से भी जाना जाता है। और इनकी उपाधि अगर आप देखें तो एक बड़ी उपाधि है परम भट्टारक मगध नरेश, ये उपाधि है हर्षवर्धन की। इनके शासनकाल में जो कर वसूलने वाले अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? उनको भौगिक कहा जाता था, भौगिक, ठीक है। कर वसूलने वाले जो अधिकारी और भूमि संबंधी जो विवरण रखते थे उनको पुस्तपाल कहा जाता था। पुस्तपाल कौन थे? तो ये भूमि संबंधी जो विवरण रखते थे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 है, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? तो हरिशरण, कल्हण, कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कल्हण की पुस्तकों में ये सारी चीजें वर्णित हैं। देखिए, बाणभट्ट की जो कृति है वो हर्षचरित है, हर्षचरित, ठीक है। ये किसकी है? ये बाणभट्ट की है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। और रजत रंगिणी किसकी है? तो ये जो है कल्हण की है, ठीक है। इसमें दोनों को मिला दीजिए तो हर्षवर्धन के शासनकाल की सूचनाएं मिलती है। बाकी वेनसांग ने भी हर्ष को क्या कहा? शिलादित्य के नाम से ही बुलाया है। और बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों और उनके पूर्वजों का जो जीवन वृत्त है इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल विवरण किया है। हर्ष ने कौन कौन सी नाटकों की रचना की है ये आप याद रखिएगा। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका एक बार प्रश्न पूछा गया, आरओ में ही पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से, वो 4 दिए गए थे 4 बुकों के नाम की, निम्नलिखित में से कौन सी हर्ष की रचना है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो 4 में से एक नहीं रहा होगा, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा अच्छी तरीके से, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका याद कर लीजिए। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या फिर नालंदा? तो नालंदा में किया था। और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा ली थी? तो योग शास्त्र की शिक्षा ली थी, योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। उस समय वहां के जो कुलपति थे वो कौन थे? वो शीलभद्र थे, ठीक है। शीलभद्र उस समय कुलपति थे। वेनसांग को ही कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। और
वर्तमान शाक्य मुनि भी ये उपाधि है इसकी, वर्तमान शाक्य मुनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तंजौर, मदुरई, उरैयूर या फिर कावेरीपट्टनम? तो उरैयूर ये जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए चोल राज्य का जो अगर आप देखें कि मध्यकाल में आरंभ जो हुआ था उसको चोल मंडलम कहा जाता था, और पांड्य राज्य जो था वो पूर्वोत्तर में स्थित था इसके। करिकाल ने उरैयूर को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, करिकाल ने। ठीक है, उरैयूर को राजधानी बनाया था। और उरैयूर जो मेनली था ये वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसका विवरण जो पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक है उसमें दिया गया है। और बाद में फिर जो चोल शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो वो तंजौर को बना लिया। ये तो करिकाल के टाइम में उरैयूर था, है ना, बाद में तंजौर को अपनी राजधानी बनाया चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम, राजराज, विजयालय या फिर राजेंद्र द्वितीय? तो विजयालय ने जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी 850 ईडी में। किसको? कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। और वो जो क्या थे, वो मतलब पल्लवों के ही पहले सामंत थे, और बाद में जो पांड्य थे उनकी शक्तिहीनता का लाभ उठाकर उन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया और नर केसरी की उपाधि धारण की। नर केसरी की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, लगभग 21 वर्षों तक शासन किया, और बाद में निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया इन्होंने। ठीक है, और उरैयूर के स्थान पर हमने ऊपर देखा ना, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय सीलोन या श्रीलंका की राजधानी था, को नष्ट कर दिया? राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर कुलोत्तुंग प्रथम? तो राजराज प्रथम ने ये किया था। राजराज प्रथम मेनली आप ये कह सकते हैं कि एक इनकी नौसेना थी जो कि सिंगलदीप या सीलोन की ओर अग्रसर हुआ, और बाद में राजराज प्रथम के साथ युद्ध हुआ, और महेंद्र पंचम जो उस समय वहाँ का शासक था वो पराजित हुआ, और चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, और सिंघलदीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया, और बाद में नया एक चोल प्रांत बनाया जिसी को हम कहते हैं चोल मंडलम। चोल मंडलम इसको कहा जाता है, या मुंडी चोल मंडलम, इस तरह से नाम दिया गया है। राजराज प्रथम ने अनुराधापुरम के स्थान पर कौन सा नगर बसाया, या आप ये कह सकते हैं कि उसका नाम क्या बदल के रखा? तो उसका नाम रखा पोलो नरऊ। अनुराधापुरम के स्थान पर अपनी राजधानी इसको बनाया, और इसका नाम रखा जयनाथ मंडलम। जयनाथ मंडलम। ठीक है।